दिन था 8 अगस्त 2024। 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर अपनी 36 घंटे की शिफ्ट खत्म करके हॉस्पिटल के इस सेमिनार हॉल में आराम करने के लिए जाती है, जहां उसी रात उसके साथ एक ऐसी शर्मनाक घटना हो जाती है जिसने पूरे देश को ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया। उसका गया और उसे बड़ी बेरहमी से मार दिया गया। दूसरे दिन सुबह 9:30 बजे उसकी बॉडी डिस्कवर होती है, जहां उसके मुंह से, आंखों से और उसके गुप्तांग से खून बह रहा था। और हॉस्पिटल ने उसकी फैमिली को इन्फॉर्म करते हुए ये कहा कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया है, जबकि उस बॉडी की हालत देखने के बाद कोई नॉर्मल आदमी बता सकता है कि उसके साथ जो वो कुछ बुरा हुआ है। लेकिन ये बात हॉस्पिटल वालों को समझ नहीं आई और जब उसकी ऑटोप्सी की गई तब पता चला कि उसके अननेचुरल तरीके से डेथ हुई है, जहाँ पे उसका पहले मर्डर और उसके बाद उसका ये घटना इतनी भयानक थी। जब मैं इस केस की ऑटोप्सी रिपोर्ट पढ़ रहा था तो मेरे बॉडी पे गूज़बम्स आ रहे थे। मतलब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि उस रात उस लड़की के साथ क्या हुआ। बस यही प्रे करूंगा कि आगे से ऐसा कभी किसी के साथ ना हो। शुरुआत के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह सामने आया कि उसके वजिनाइल में 150 mg सीमन मौजूद था, यानी कि पहले कंसिडर किया गया कि ये एक हो सकता है। लेकिन ये न्यूज भी जो है वो फेक निकली। पता नहीं क्या फूंक कर इन लोगों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाया था। आज की वीडियो में हम उसी केस के बारे में बात करने वाले जिसने पूरे देश को दहला दिया था। उस केस ने जो वो हमारी सिस्टम पे भी सवाल खड़े कर दिए थे। क्या था ये केस और क्या हुआ था उस दिन और कौन है इसका गुनहगार, ये सारी बातें जो वो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो वीडियो को जो वो बिल्कुल भी स्किप मत करना, स्टार्टिंग से लेकर आखिर तक वीडियो को जरूर देखना। कोलकाता के वेस्ट बंगाल में स्थित आरजीकर हॉस्पिटल, जो कि एक मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूट भी है, जहाँ पे बहुत से ट्रेनी डॉक्टर्स जो वो काम करते हैं। और उसी दिन भी ये ट्रेनी डॉक्टर जो वो अपनी शिफ्ट टाइमिंग खत्म करके घर जाने के बजाय वो हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में जो वो जाकर सो जाती है और वहीं पे उसी के साथ जो वो सबसे बड़ी दुर्घटना हो जाती है। अब ये हैवानियत जिस शख्स ने की, उस शख्स के बारे में थोड़ी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। उसी हॉस्पिटल में यानी कि आरजीकर हॉस्पिटल में 2016 में एक शख्स काम करता था जिसका नाम था संजय रॉय, और ये वही शख्स है जिसने उस रात उस लड़की के साथ हैवानियत की थी। तो सबसे पहले जानेंगे इस शख्स के बैकग्राउंड के बारे में, इसके मेंटालिटी के बारे में। बात करें उसके फैमिली मेंबर की तो उसके घर में उसकी माँ और उसकी बहन और एक वाइफ थी जिसके साथ इसका डाइवोर्स हो चुका है। अब ये मैं बात कर रहा हूँ 2016 की। 2016 में अचानक से एक दिन संजय रॉय जो वो किसी को बिना बताए गायब हो जाता है, और वो हॉस्पिटल में एक छोटा सा कुक होने की वजह से उसके गायब होने के ऊपर किसी ने आपत्ति नहीं जताई या फिर किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं की। अब यही संजय रॉय जो वो दोबारा 2019 में वापस लौट आता है उसी हॉस्पिटल में। अब यहाँ पे वो 3 साल कहाँ था, क्या किया, इसका कोई आइडिया नहीं था। लेकिन इस बार वो सिविल पुलिस वॉलंटियर फोर्स ज्वाइन करता है, जहाँ पे वेस्ट बंगाल पुलिस ने अपने हेल्प के लिए इस फोर्स का जो वो निर्माण किया था, जो कि टेम्परेरी बेसिस पे पुलिस वालों की हेल्प करती थी। ने जो फोर्स ज्वाइन की थी उसमें वेलफेयर सेल इंक्लूड था, यानी कि जिसके अंदर जो वो हॉस्पिटल डिपार्टमेंट आता है। और हॉस्पिटल में ड्यूटी होने की वजह से वो लोगों को जुगाड़ करके उनसे पैसे लेके उन्हें हॉस्पिटल में बेड दिलाता था, और बस इसी ऊपरी कमाई के लिए उसका हॉस्पिटल में आना जाना लगा रहता था। तो बात करें उसके मेंटालिटी के बारे में तो वो एक सेक्सुअल किस्म का शख्स था जो रात में शराब पीकर हॉस्पिटल के एरिया में अपना शिकार ढूंढता था। और उस रात इस हैवान की शिकार बनी एक 31 साल की डॉक्टर। अब क्या हुआ था उस रात और किस तरीके से इसने एक लड़की को अपना शिकार बनाया और किस तरीके से ये पुलिस वालों के हत्थे चढ़ गया, उसके बारे में आगे वीडियो में बात करते हैं। तारीख थी 8 अगस्त 2024, जहां पे रात के 11 बज चुके थे और ये 31 साल के डॉक्टर अपनी 36 घंटे की शिफ्ट जो वो खत्म करके हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में जो वो आराम करने के लिए चली जाती है, जो कि हॉस्पिटल के 4th फ्लोर पे स्थित है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ट्रेनी डॉक्टर की शिफ्ट टाइमिंग का कोई भरोसा नहीं होता है। उन्हें 24 आवर्स भी करना पड़ता है, 72 आवर्स भी करना पड़ता है और 36 आवर्स भी करना ही पड़ता है। जिस तरीके से इमरजेंसी होगी उस तरीके से उनकी शिफ्ट टाइमिंग जो वो बढ़ती जाएगी। और उस रात भी इमरजेंसी होने की वजह से ट्रेनी डॉक्टर की शिफ्ट टाइमिंग जो वो 36 आवर्स की हो चुकी थी। अब उसी रात इस डॉक्टर का एक कलीग जो वो उसे एक रिपोर्ट दिखाने के लिए रात में 3 बजे उसके पास आ जाता है। अब ये ट्रेनी डॉक्टर उस रिपोर्ट को देखती है और वापस उसी सेमिनार हॉल में सो जाती है, और यही वक्त था रात में 3 बजे जब उसे जो वो जिंदा देखा गया था। अब दूसरे दिन सुबह यानी कि 9 अगस्त 2024 को सुबह 7:30 बजे इस ट्रेनी डॉक्टर की बॉडी जो वो डिस्कवर होती है सीरियस इंजरी के साथ में।
जहाँ पे उसकी आंखों से, मुंह से और उसके गुप्तांग से जो वो खून बह रहा था, और जहाँ पे उसकी बॉडी जो वो पूरी तरह से कवर भी नहीं थी। और यहाँ पे हॉस्पिटल वालों ने भी पूरी इंसानियत छोड़ दी। जो बॉडी 7:30 बजे डिस्कवर हुई है, लेकिन उसके फैमिली को कॉल जाता है 10:30 बजे, जहाँ पे उनसे कहा जाता है कि आपकी बेटी ने जो वो सुसाइड किया है। जबकि कोई नॉर्मल आदमी भी अगर देखेगा उस बॉडी को तो उसे पता चल जाएगा कि इस बॉडी के साथ, इस लड़की के साथ कुछ घिनौना काम हुआ है। लेकिन ये डॉक्टर होने के बावजूद भी इन्हें इस बात का पता नहीं चला, या फिर पता चला लेकिन वो डिस्कवर नहीं करना चाहते थे। तो ये एक जो वो सबसे बड़ा सवाल जो वो बाहर निकल कर आया था। और जब उसकी फैमिली हॉस्पिटल पहुंची तब भी उन्हें अपनी बेटी की बॉडी को देखने नहीं दिया, बल्कि 3 घंटे तक उन्हें वेट करना पड़ा। तब कहीं जाकर उन्हें अपनी बेटी की बॉडी देखने मिली। और जब उस लड़की के पिता ने अपनी बेटी की ऐसी हालत देखी तो उनकी रूह कांप गई, जहाँ पे उन्हें ये समझने में ज्यादा देर नहीं लगा कि अपनी बेटी के साथ जो वो कुछ तो गलत हुआ है। और अब यहाँ पे हद तो तब हो गई जब हॉस्पिटल वालों ने इस सिचुएशन को बहुत ही हल्के में लेकर बिना एफआईआर के इस बॉडी का पोस्टमार्टम कर दिया। जबकि पहले एफआईआर करना पड़ता है, उसके बाद जो वो पोस्टमार्टम किया जाता है। लेकिन यहाँ पे बिना पुलिस वालों को इन्फॉर्म किए इस बॉडी का जो वो पोस्टमार्टम किया गया। अब इन्हें किस बात की जल्दबाजी थी पता नहीं। और ये पोस्टमार्टम भी इतनी जल्दबाजी में किया गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये लिखा गया कि बॉडी के वेजिनल में 150 mg सीमेंट जो वो मौजूद था, जबकि सीमेंट को mg में नहीं बल्कि मिली में काउंट किया जाता है। लेकिन इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पे जो वो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया। DY चंद्रचूड़ ने जो वो एक बहुत ही बड़ा सवाल यहाँ पे उठाया कि यहाँ पे ये बहुत ही आश्चर्य करने वाली बात है कि 6:30 बजे जो वो पोस्टमार्टम किया गया और रात 11:30 बजे जो वो पुलिस स्टेशन में एफआईआर लिखी गई। एफआईआर से पहले पोस्टमार्टम कैसे किया गया? तो ये एक बहुत ही बड़ा सवाल जो वो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे उठाया था। सोशल मीडिया पे 150 mg के सीमेंट का झूठ फैल रहा था। बस इतना ही नहीं बल्कि इस केस के साथ जो वो और भी घिनौनी घटनाएं हो गई, जैसे कि आरजीकर कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष ने जो वो विक्टिम को ही गलत ठहराया। उनका ये कहना था कि इतनी रात को किसी भी लेडीज डॉक्टर को जो वो अकेले कहीं पे भी जाकर नहीं सोना चाहिए। अब ये स्टेटमेंट जब बाहर आया तो कॉलेज के स्टूडेंट्स ने जो वो धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, और अपने इसी स्टेटमेंट की वजह से जो वो संदीप घोष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन कोलकाता गवर्नमेंट ने उनके इस्तीफे को नामंजूर करते हुए उन्हें दूसरे किसी कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया, यानी कि यहाँ से हटाकर वहां पे उन्हें प्रिंसिपल का वही पद उन्हें वापस दे दिया। और बस इसी वजह से देश भर के डॉक्टरों ने जो वो यहाँ पे प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। इस घटना को जो वो इतना हल्के में ले लिया गया था कि जिस वक्त उस लड़की की बॉडी जो वो डिस्कवर हुई थी सेमिनार हॉल में, तो वहां पे उस बॉडी को देखने के लिए, उस लड़की की उस सिचुएशन को देखने के लिए कई लोगों का सेमिनार हॉल में जाना आना हो रहा था, जिस वजह से क्राइम सीन के सारे सबूत जो वो मिट चुके थे। और पुलिस की ऐसी इन्वेस्टिगेशन की वजह से, पुलिस की नाकामयाबी की वजह से विक्टिम के वकील ने इस केस को जो वो सीबीआई को सौंपने के लिए कहा, और 13 अगस्त को हाईकोर्ट की फटकार से इस केस को जो वो सीबीआई को सौंप दिया गया। और सीबीआई ने 7 अक्टूबर 2024 को इस केस की चार्जशीट जो वो हाईकोर्ट में सबमिट की, जिसमें दोषी का नाम था संजय रॉय। अब यहाँ पे बात करते हैं कि सीबीआई ने जो वो संजय रॉय को किन सबूतों के आधार पे अरेस्ट किया। जिस वक्त ये घटना घटी उस रात संजय रॉय को जो वो सीसीटीवी कैमरा में हॉस्पिटल के एरिया में घूमते हुए देखा गया। जिस वक्त ये हादसा हुआ, यानी कि 8 अगस्त 2024 के दिन, संजय रॉय जो वो हॉस्पिटल में ही मौजूद था। तकरीबन 12 बजे उसने शराब के ठेले से शराब खरीदी और हॉस्पिटल के पीछे वाली साइड में जाकर उसने शराब पी ली। सीसीटीवी के अनुसार जिस तरीके से वो कमरे में जा रहा था, उसके अनुसार वो उसी मेंटेलिटी के साथ जो वो हॉस्पिटल के अंदर एंटर किया था कि आज मैं किसी ना किसी के साथ वो बुरा काम करके रहूंगा। और ये सब कुछ जो वो सीसीटीवी कैमरे में जो वो कैप्चर हो रहा था। और अब तकरीबन 4:03 पे ये 4th फ्लोर के हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में चला जाता है। और उसी सेमिनार हॉल में जो वो उसे अकेले सोती हुई ट्रेनी डॉक्टर नजर आती है, जहाँ पे उसने उसके साथ जो वो शुरुआत में काफी जबरदस्ती की। उसका गला जो वो बहुत ही जोर से दबाने की कोशिश की। यहाँ पे डॉक्टर जो वो खुद को बचाने के लिए पूरी तरह से कोशिश कर रही थी, जहाँ पे उसने संजय रॉय के ऊपर जो वो नाखून के निशान भी निकाले। और उस डॉक्टर के साथ ये घटना जो वो पूरे 40 मिनट तक चलती है। उसके बाद 4:40 में वो सेमिनार हॉल से बाहर निकलता है और उसके बाद उसी हॉस्पिटल के एक बैरक में जाकर वो इस तरीके से सो जाता है कि जैसे उसने कुछ किया ही नहीं है। और दूसरे दिन सुबह 7:30 बजे एक डॉक्टर उसी सेमिनार हॉल में जाता है, जहाँ पे वो उस डॉक्टर की वैसी हालत देखता है। और उस डॉक्टर की उस वक्त क्या सिचुएशन थी, वो किस हालत में थी, ये मैंने आपको शुरुआती वीडियो में बता दिया है। और ये साइड जैसे ही उसका पोस्टमार्टम होता है, उसकी बॉडी का भी क्रियाक्रम जो वो जल्दबाजी में कर दिया जाता है। और बस इसी सवाल ने जो वो लोगों के अंदर गुस्से को भड़काने का काम किया, जिस वजह से पूरे देश में जो वो डॉक्टरों ने प्रोटेस्ट किया।
और अब यहाँ पे गवर्नमेंट को भी अंदाजा आ गया था कि अगर इस स्थिति को अगर अच्छे से हैंडल नहीं किया गया तो सिचुएशन जो वो हाथ से बाहर निकल जाएगी। और उसके बाद जब वो पुलिस वाले जब वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते जहाँ पे उन्हें ब्लूटूथ का एक टूटा हुआ ईयरफोन मिलता है। और जब सीसीटीवी फुटेज को चेक किया जाता है तब वहाँ पे संजय रॉय वो आखिरी शख्स था जो सेमिनार हॉल में गया था और रात में बाहर आया था। और बाद में उसी हॉस्पिटल के बैरक में जाकर चेक किया जहाँ पे पुलिस वालों ने जब उसे अरेस्ट किया और वही ब्लूटूथ का टूटा हुआ जो एयरफोन था वो कनेक्ट करने के बाद पता चला कि ये इसी के ब्लूटूथ का वो एयरफोन था। और अब यहाँ पे अरेस्ट करने के बाद जब उसने सारी बातें बतानी शुरू कर दी कि कैसे उसने इस घटना को अंजाम दिया। जब उसका मोबाइल चेक किया गया तो उसके मोबाइल के अंदर जो वो पोर्नोग्राफी के वीडियोस जो वो भर भर के थे, यानी कि उसकी हिस्ट्री जो वो पूरी इन्हीं वीडियो से भरी हुई थी। और यहाँ पे पुलिस वालों को वायलेंस वाली वीडियो भी नजर आई। लेकिन बाहर अभी भी कॉलेज के स्टूडेंट्स का जो वो प्रोटेस्ट चालू था। उनका कहना था कि इस इंसिडेंट में और भी लोग जो वो शामिल हो सकते हैं और ये आरजीकर मेडिकल कॉलेज जो वो बहुत सी चीज़ों को छिपाने की कोशिश कर रहा है। और ये प्रोटेस्ट जो वो तब और भी ज़्यादा बढ़ गया जब एक वीडियो जो वो बाहर वायरल हो गया। ये वीडियो उसी आरजीकर मेडिकल कॉलेज का था जिस सेमिनार हॉल में ये इतनी बड़ी घटना हो चुकी है। उसी सेमिनार हॉल के बाजू में कंस्ट्रक्शन का जो वो काम शुरू था, जहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ने जो वो आवाज़ उठाई कि यहाँ पे एक इतनी बड़ी घटना हो चुकी है, ये एक क्राइम सीन है, तो यहाँ पे आप तोड़फोड़ कैसे कर सकते हो। बस इसी वजह से जो वो प्रोटेस्ट को जो वो और भी ज़्यादा हवा मिल गई। और ये बात तो 100% सही साबित होती है कि यहाँ पे क्राइम सीन को जो वो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई थी। अभी ये केस जो वो कोर्ट के अंदर चल रहा है और इसके अंदर और कौन कौन सी नई बातें बाहर निकल कर आती है ये तो हमें वक्त ही बताएगा। अगर कुछ नया निकल कर आया तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाकर आपको ज़रूर बताऊँगा। अब दोस्तों इस घटना की वजह से जो वो हर माँ बाप के दिल के अंदर एक डर बैठ चुका है, जहाँ पे हर माँ बाप जो वो अपनी बेटी को कहीं दूर पढ़ाई हो या फिर काम हो, इन सब चीज़ों के लिए भेजने के लिए उन्हें काफ़ी डर लग रहा है। क्योंकि आज जिस तरीके से आज लड़कियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, जो घटनाएं हो रही है, उससे तो यही लग रहा है कि कोई भी लड़की जो वो आज के टाइम में कहीं पे भी सुरक्षित नहीं है। इतनी होशियार होने के बावजूद भी आज ऐसे हैवान लोगों की डर की वजह से लड़कियां बाहर नहीं निकल पाती। अब ये जो एक डॉक्टर थी वो कितनी होशियार थी, माँ बाप का सपना पूरा करना चाहती थी, उनका नाम रोशन करना चाहती थी। सोचिए एक डॉक्टर जो वो 36 घंटे तक कंटिन्यू अपने काम के ऊपर फोकस करके मेहनत कर रही है, तो वो कितनी थक हार कर उस रात सोई होगी और उस बेरहम ने कितनी बेरहमी तरीके से उसको मार दिया। मतलब वो सोचता भी हो तो भी बॉडी पे गूज बम्स आ जाते। आज हम लोग जब वो 9 घंटे 10 घंटे की शिफ्ट करके भी आते हैं तो अब हम लोग इतना थक जाते हैं कि उठने तक का भी हमारे अंदर ताकत नहीं रहती है। उस लड़की ने तो 36 घंटे की ड्यूटी की थी। अब ऐसी सिचुएशन में वो थक हार कर सो गई थी। क्या उसकी गलती थी? जिस तरीके से वो मेहनत कर रही थी, जिस तरीके से वो अपना काम कर रही थी, वो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती थी कि उसकी मौत जो वो इस तरीके से हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और अगर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।